नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सुशांत के सच पर क्या कोई पर्दा डाल रहा है? सभी के जेहन में इस वक्त यही सवाल है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन जांच को लेकर मामला अटका हुआ है। कहने को एक और मुंबई पुलिस की जांच है, तो वहीं दूसरी ओर सीबीआई और ईडी ने मामले की जांच अपनी तरह से शुरू कर दी है। लेकिन जांच को लेकर आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच और जांच का क्षेत्राधिकार पर बहस हुई है। सुशांत के पिता चाहते हैं कि सीबीआई जांच जारी रहे और क्षेत्राधिकार पटना हो, तो वहीं दूसरी ओर रिया चक्रवर्ती को मुंबई पुलिस की जांच से तो ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर सीबीआई जांच हो भी तो केस मुंबई ट्रांसफर करने की वो लगातार गुहार लगा रही हैं। इन सबके बीच सुशांत के लगातार नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें वो अपने परिवार के बीच बेहद खुश नजर आ रहे हैं। तो आज दंगल में इसी सवाल पर हम बहस करने वाले हैं कि क्या सुशांत के सच पर कोई पर्दा डाल रहा है। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये किसका हाथ है जो ऐसे? The Rajputs. Yes. And this is Mahendra Singh Dhoni. My brother has become Mahendra Singh Dhoni. सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की तलाश में अब उसकी जिंदगी के बीते हुए पन्ने पलटे जा रहे हैं। ये वीडियो भी उन्हीं में से एक है। We are so proud. No, we should cut a Dhoni figure. Not a sorry figure. Yeah. अरे सुशांत का है ये रहा। And we are so proud of him, right? How proud are we? अच्छा पता है हम मूवी के बाद हम लोग मूवी के बाद एक वीडियो very proud mom telling कि how we feel about it. Not a sorry figure. इस वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत अपनी चारों बहनों प्रियंका, नीतू, रानी और श्वेता के साथ बेहद खुश नजर आ रहे हैं। अभी जुटी थी और ये वीडियो तभी का है। अरे सुशांत का है ये रहा। And we are so proud of him, right? How proud are we? अच्छा पता है हम मूवी के बाद हम लोग बीते कुछ दिनों में सुशांत के ऐसे कई वीडियोस आए हैं जिनमें वो अपने परिवार के साथ राजी खुशी दिख रहे हैं। और इन वीडियोस के आधार पर कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती का ये दावा बेदम है, जिसमें कहा गया था कि सुशांत मानसिक तौर पर परेशान थे और अपने परिवार से दूर हो चले थे। लिखवा रखा है। इस बीच सुशांत की वकील रह चुकी प्रियंका खेमानी ने भी आज तक से बातचीत में कहा कि सुशांत खुश रहने वाले इंसान थे और उनके पास फिल्मों की भी कमी नहीं थी। हमारे पास काम की कोई कमी थी। इनफैक्ट ऑफर्स काफी सारे थे, काफी आते थे, नरेशंस हुआ करते थे। आई थिंक राइट अप टू द लास्ट मोमेंट हमने आई नो दैट देयर वाज अ नरेशन। सुशांत का ऐसा कहना था कि मुझे नई नई चीजें एक्सप्लोर करनी है, नए डायरेक्टर्स के साथ काम करना है, क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट है। सवाल ये कि सुशांत की खुशियों को क्या किसी का ग्रहण लग गया था? बहरहाल अब सुशांत की मौत का सच कौन और कैसे तलाशेगा, इस बात पर अंतिम मुहर सुप्रीम कोर्ट को लगाना है। बिहार सरकार की सिफारिश पर सीबीआई जांच शुरू कर चुकी है, लेकिन मामला कोर्ट में है, जहां रिया चक्रवर्ती की ओर से कहा गया है कि अगर सीबीआई जांच हो भी तो उसका क्षेत्राधिकार मुंबई में हो, न कि पटना में। इस बीच सुशांत केस में राजनीति भी चरम पर है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है और कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या बॉलीवुड, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के लिए वाटरलू और वाटरगेट है। अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि हमने भी बांध ली है। जब तक दोषी को सजा नहीं होती तब तक हमले करता रहूंगा। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान और दिल्ली से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत की मौत से क्या राज खोल सकेगी सीबीआई? वहीं मौत पर पर्दा डालने की कोशिश आखिर किन लोगों की ओर से की जा रही है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं सुशांत मामले में, जो कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, अब तो दूसरे देशों से भी लगातार यही मांग की जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत और उनके परिवार को इस पूरे मामले में न्याय मिले, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। इसी पर चर्चा के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय तारुफ आपसे करवा देती हूं। मुंबई से इस वक्त हमारे साथ पूर्व एडीजी पीके जैन साहब जुड़े हुए हैं। सुमित वर्मा, जो कि रिया का समर्थन करेंगे, वरिष्ठ वकील हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली से पूर्व डीसीपी एलन राव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित चंदन, जो कि सुशांत सिंह राजपूत का पक्ष रखेंगे, वो भी वरिष्ठ वकील हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। टीवी स्क्रीन पर आप उन्हें देख रहे हैं। राजीव रंजन, नेता जेडीयू, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन तमाम लोगों से मैं शुरुआत करूं, लेकिन सबसे पहले सुमित वर्मा जी, आपका रुख करते हुए,
रिया चक्रवर्ती को अब सीबीआई जांच से भी कोई ऐतराज नहीं है, जैसा कि खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि मामले की जांच मुंबई में हो। पटना से, बिहार से किस बात का डर है उनको? बिल्कुल जी, कानूनन ये जुरिस्डिक्शन जो है वो मुंबई की अदालतों की ही बनती है सीआरपीसी के हिसाब से। और जहां तक मेरा मानना है, किसी को भी एतराज नहीं है मुंबई कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन पे। सवाल केवल ये हो रहा था, जो झगड़ा था वो ये कि मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करे या पटना पुलिस इन्वेस्टिगेट करे। जो मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देगा कि जुरिस्डिक्शन किसकी बनती थी, किंतु अब क्योंकि ना सिर्फ मृतक के पिता ने ये मांग की है कि सीबीआई को ट्रांसफर कर दी जाए मुंबई की प्रोब, रिया जो याचिका करता है उसने भी सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट हलफनामा देकर ये साफ स्पष्ट रूप में कहा है कि उसे कोई एतराज नहीं है कि अगर सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर हो जाए, बशर्ते मुंबई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बरकरार रहे। दरअसल मामला रिया को लेकर इसलिए फंसा हुआ है ना, पहले वो खुद गृह मंत्री से गुहार लगाते हैं ट्विटर के जरिए 16 जुलाई को कि आप सीबीआई से जांच करवाइए। बाद में वो अपनी ही कही बातों से पलट जाते हैं, सीबीआई जांच पर उनको ऐतराज होने लगता है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट पे कहते हैं कि उनको जांच से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मामले को मुंबई में ही ट्रांसफर रखा जाए। ये तमाम बातें क्यों? रिया चक्रवर्ती को भी ये चाहिए ना कि वो सामने आकर कहे जांच कहीं भी हो। किस बात का डर है रिया चक्रवर्ती को? क्यों उनको बिहार में अगर पूरे मामले की जांच होगी तो उनको किस बात का डर सता रहा है? जांच तो अगर सीबीआई करेगी वो बिहार का जांच का विषय नहीं रह गया। वो इतना कह रही है जो मुकदमा चलेगा वो मुंबई की अदालतों में चलेगा, तो एकदम परफेक्टली ओके है। यही तो सवाल है, क्यों? से भी पूछ सकते हैं, जहां यहाँ पे देश में कहीं भी मुकदमा क्यों नहीं चले? देश में कहीं भी मुकदमा क्यों नहीं चले? कानून ये कहता है अगर ऑफेंस, जहां पे ऑफेंस होता है केवल वहीं की कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन होती है। ये तय है सीआरपीसी में धारा 177, 178 और 169 के तहत। ये बात, इसमें कोई सवाल प्रश्न, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। कोर्ट में भी ये बहस नहीं हुई कि मुंबई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं रहेगी। कोर्ट में केवल ये बहस हुई थी कि मुंबई पुलिस करेगी या सीबीआई करेगी या पटना पुलिस, जो दरअसल बिहार का किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए पूरे मामले में जांच से। राजीव रंजन जी, मैं आपको लेकर आना चाहूंगी। दरअसल बिहार को लेकर उनके मन में डर इस बात का है कि वहां पर निष्पक्ष जांच नहीं होगी, और जिस तरह के बयान भी जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं की ओर से सामने आए हैं, उसको लेकर भी रिया चक्रवर्ती के मन में डर बैठा हुआ है, बिहार को लेकर, पटना को लेकर। राजीव रंजन जी, देखिए, सबसे पहले 45-40 दिन तक बिहार के किसी भी नेता ने इस सवाल पर मुखर होकर के अपनी बात नहीं रखी। मुंबई पुलिस की साख पर सबको भरोसा था और ये लगता था कि देर आएंगे लेकिन वो दुरुस्त आएंगे, एफआईआर वो दर्ज करेंगे और इस पर वो काम शुरू करेंगे। लेकिन जब इरादे बिल्कुल साफ हो गए कि अब मुंबई पुलिस इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देना चाहती है, और उनके पिता ने जब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समक्ष गुहार लगाई, तब राज्य के जनता दल यूनाइटेड या राज्य सरकार के मंत्रियों की ओर से बयान आया। पहली बात। दूसरी बात है कि मुंबई पुलिस की जो भूमिका है उस पर अब सवाल तो पूरी दुनिया उठा रही है। ये रिया चक्रवर्ती के सिवाय किसी को भी मुंबई पुलिस के कार्यप्रणाली पर भरोसा नहीं। जहां तक अदालत और जुरिडिक्शन का सवाल है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेने दीजिए, जो भी फैसला होगा उसके साथ हम होंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर सुमित जी को कहूंगा, तीस्ता सीतलवाड़ का मामला हो या जम्मू में एक बालिका की यौन उत्पीड़न का फिर आप न जाने कहां चले गए। राजीव रंजन जी, दरअसल आरोप आप लोगों के ऊपर ये भी लग रहे हैं ना कि बिहार में चुनाव है। ये प्रश्न पहले बिहार में चुनाव है तो तमाम मुद्दों को दरकिनार रखो। इस मुद्दे को लेकर आपके ही नेता इतनी एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़े कि बाकी तमाम दूसरे मुद्दों पर चर्चा ना हो। इस वजह से आप लोग भी इस मामले को बिहार में ही गर्भ रखना चाहते हैं। आप लोग भी नहीं चाहते कि पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो। चित्रा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई जांच करेगी तो मुझे लगता है इस तरह के आरोपों का कोई औचित्य नहीं है। पहले मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, ये तो पूरी दुनिया ने कहा। जो मुंबई पुलिस के कार्यप्रणाली को लेकर के सवाल खड़े हुए, कई पिछले तथ्य भी सामने उभर करके आए। ठीक है, दिशा सालियान से लेकर इसके पहले जिया खान और कई ऐसे सवाल आए जहां ये सोकॉल्ड स्कॉटलैंड यार्ड पूरी तरह से फेल दिखा। तो मुझे लगता है बिहार पुलिस पर सवाल खड़े करने का ये वक्त नहीं। पीके जैन साहब, शायद मुंबई पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करती तो आज ये नौबत ही नहीं आती जिस तरह के आरोप लग रहे हैं। मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में है, वो निष्पक्ष, हालांकि सीबीआई और ईडी भी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन अगर मुंबई पुलिस ने इस मामले में गंभीरता दिखाई होती तो शायद बिहार का इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। हालांकि एफआईआर तो पटना में ही दर्ज कराई गई है ना, फिर किस बात का ऐतराज है?
देखिए, दो चीजें हैं चित्रा जी। एक तो मुंबई पुलिस की जांच किस दिशा में गई और क्या उन्होंने किया, ये अभी तक किसी व्यक्ति को भी मालूम नहीं है। आपके पैनल पे जितने लोग हैं उनको मालूम नहीं, इंक्लूडिंग मी, और दूसरे चैनल्स पे जितने लोग बोलते हैं उनमें से भी किसी को मालूम नहीं कि मुंबई पुलिस ने क्या जांच की है। मुंबई पुलिस ने अपनी जांच की जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट को सबमिट कर दी है। उसके बेसिस पे और बाकी सब लोगों की सुनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसमें जांच किसे देनी चाहिए और उसकी जुरिस्डिक्शन क्या रहेगी। देखिए, सारा जो वाकया जो था वो सारा मुंबई में हुआ, तो कोई रीजन नहीं था कि बिहार पुलिस उसमें एफआईआर दाखिल करके उसकी जांच शुरू करती। एफआईआर दाखिल करते 0 नंबर से जैन साहब सबसे पहले जांच को लेकर के आप राजीव जी आप बोल चुके, मेरे को बोलने दीजिए अभी। राजीव जी आप बोल चुके हैं, मुझे बोलने दीजिए। आप मुझे बोलने दीजिए अभी। आप बोल चुके हैं ना, आपकी बात मैंने बड़े आराम से सुन ली। इसको आप पॉलिटिकल मत करिए। आप मैं आपको सिर्फ टेक्निकल चीजें बता रहा हूँ। राजीव जी मैं आपकी बात काट रही हूँ जैन साहब, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल है ना। एक सेकंड, आपने कहा मामला मुंबई का है, लेकिन परिवार को, पिता को तो भरोसा नहीं है ना। जो लोग पूरे मामले में पीड़ित हैं उन्होंने पटना पुलिस से इस एफआईआर दर्ज कराते हुए मांग की कि आप जांच करें, और उसके बाद सीबीआई जांच की मांग की गई थी। चित्रा जी आप ये बताइए कि पिछले 40 दिनों में उन्होंने मुंबई पुलिस को एक बार भी अप्रोच किया कि मुझे शक है, मुझे इस बात का शक है, जिसकी सुनवाई नहीं हुई। वो 25 फरवरी के व्हाट्सएप का हवाला दे रहे हैं, लेकिन 14 जून के बाद उन्होंने एक बार भी मुंबई पुलिस को कांटेक्ट नहीं किया अपना शक जाहिर करने के लिए। सिर्फ उन्होंने 43 दिन के बाद में सीधा जाके बिहार में एफआईआर दाखिल करवा दी। तो इसलिए उनका ये कहना कि उनको मुंबई पुलिस मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन 25 फरवरी को खुद भी। अरे राजीव जी आपकी बात हो चुकी है, आप मुझे बोलने दीजिए। अभी आपका टाइम निकल चुका है, मुझे बोलने दीजिए। आप अभी पॉलिटिकल बातचीत की कोई एक बार राजीव जी, एक बार उनकी बात हो जाए, उसके बाद सुमित चंद्र जी के पास में आऊंगी जल्दी से। पीके जैन साहब, 25 फरवरी की जो कंप्लेंट थी उसमें वो पुलिसिया तरीके से चाहते थे कि रिया को सुशांत से दूर कर दिया जाए। वो डीसीपी ने कहा कि आप राइटिंग में कंप्लेंट दीजिए, तो उन्होंने कंप्लेंट नहीं दिया। वो बात खत्म हो गई। 15 जून को जो उनके पिताजी का स्टेटमेंट हुआ उसमें कोई शक जाहिर नहीं किया गया, जबकि उनके एक बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर उनके साथ में थे स्टेटमेंट के टाइम पे। उसके बाद में अगले 40 दिन तक एक बार भी मुंबई पुलिस के पास में कंप्लेंट नहीं की गई। तो आप किस बात से बोलते हैं कि मुंबई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? देख रहे थे ना कि मुंबई पुलिस जांच कर रही है, उनकी नजर थी कि मुंबई पुलिस क्या करती है पूरे मामले पर। परिवार तो देख रही थी ना कि एक्शन किस तरह का रहता है मुंबई पुलिस का। अगर मामला मुंबई का ही है और बार बार मांग की जा रही है कि मुंबई में ही जांच हो, तो फिर मुंबई पुलिस को उस तरह से एक्ट नहीं दिखाना चाहिए था ना, एक्शन दिखाना चाहिए था। तो आज भी मालूम नहीं है कि मुंबई पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। ये सिर्फ सरमाइजेस, प्रिजम्पशंस, अटकलें लगाई जा रही है कि मुंबई पुलिस ने ये किया वो नहीं किया। अभी मुंबई पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया है, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी। 2-3 दिन में उसका निर्णय आ जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि उसमें क्या हुआ था। मेरा सीबीआई जांच के लिए कोई विरोध नहीं है। मेरा ये बोलना है कि अभी दो स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे के सामने तन के खड़ी हो गई, तो इसमें पर्याय नहीं दिखता कि सीबीआई के अलावा दूसरा कोई पर्याय होगा। तो सीबीआई जांच करेगी, जो भी सच्चाई होगी सामने आ जाएगी। हर आदमी ये चाहता है कि सत्य सामने आए। तो बात सिर्फ इतनी है कि इसकी बनती है जुरिस्डिक्शन। जो अभी मेरे से पहले किसी वक्ता ने बोला कि जुरिस्डिक्शन मुंबई की ही बनेगी, क्योंकि सारा घटनाक्रम जो मुंबई में हुआ था। चले एलएम राव साहब से भी मैं चूंकि आप मुंबई महाराष्ट्र से आते हैं तो जाहिर तौर पर आपका पक्ष वहां का होगा, लेकिन हमारे साथ एलएम राव साहब जुड़े हुए हैं, जरा मैं उनसे भी जान लेती हूं। और उसके बाद हमारे साथ शिवसेना के समर्थक भी इस वक्त संजय गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी चलेंगे। राव साहब, ये पूरा मामला एफआईआर दर्ज होती है पटना में, मुंबई पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है, इस पर पेंच फंसा हुआ है, लेकिन सच को लेकर गंभीरता न बिहार में, न मुंबई में, महाराष्ट्र में कहीं नजर नहीं आ रही है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर सच से बचने की कोशिश कौन लोग कर रहे हैं, कौन पर्दा डाल रहा है इस पूरे मामले पर, और दो राज्यों की पुलिस के बीच में मामला इतना ज्यादा उलझा हुआ क्यों है? देखिए चित्रा जी, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं इसमें कि ये मामला बड़ा हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है अभी, और उसकी वजह मैं बेसिक वजह बता देता हूं इसमें। क्योंकि शुरू में जो मुंबई पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन शुरू की वो 174 सीआरपीसी के तहत शुरू की, जो कि इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स कहते हैं। जो आदमी अननेचुरल डेथ जब होती है तो कार्रवाई पुलिस जो करती है उसको 174 सीआरपीसी के तहत उस कार्रवाई को किया जाता है। उस कार्रवाई को करते वक्त पब्लिक को या उसके सुशांत के घर वालों को या उनके परिवार वालों को, मित्रों को ऐसा लगा कि मुंबई पुलिस बड़ा सीरियसली इसको इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही और उसकी इन्वेस्टिगेशन को साइड ट्रैक कर रही है। जो रीजन वो बता रहे हैं कि सुसाइड नहीं होना चाहिए, सुसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि वो हंसी खुशी, जैसे अभी आप दिखा रहे थे, जो आदमी इतने परिवार के साथ इतना खुश है। और खाली ये कहना कि वो मानसिक पीड़ित है, तो मानसिक पीड़ित होने का मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी सुसाइड कर लेगा। नंबर 2, यहाँ पर दूसरी बात ये जो आई है बात की एफआईआर दर्ज करने की, अब तक भी मेरा ख्याल से मुंबई पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज नहीं की है, बल्कि जबकि एलिगेशंस आ चुके हैं कि
चलो मर्डर है या सुसाइड है वो बात अलग बाद में देखा जाएगा। पहले ये तो है कि अगर सुसाइड भी अब मुंबई पुलिस बता रही है तो उसको इंस्टिगेट किया हुआ है, वो 306 आईपीसी का केस बनता है, उसमें कम से कम आईपीसी में 306 आईपीसी में केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करते, और उसके बाद अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये आता कि ये मर्डर है तो उसको 306 से 302 में कन्वर्ट कर देते। लेकिन अभी तक भी मुंबई पुलिस ने ऐसा नहीं किया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस की भूमिका कहीं ना कहीं संदिग्ध तो दिखाई दे रही है ना, अगर पुलिस ने ऐसा नहीं किया है तो? यस, वही मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी और बता रहा हूँ। उसके अलावा संदिग्ध क्यों है कि दाखिल नहीं होती। बिहार पुलिस राव साहब, आपको ये मालूम है कि अगर एक एफआईआर दाखिल हो चुकी है तो दूसरी एफआईआर दाखिल नहीं होती सर? लेकिन एफआईआर इतने दिनों के बाद दाखिल की गई ना, पटना में एफआईआर कितने दिनों के बाद दाखिल की गई? पीके जैन साहब पूरी होने दीजिए, मैं पूरी बात करने वाला हूँ, मैं आप पूरी बात बताऊंगा। आपका पूछा है तो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा ना। अगर एक एफआईआर दाखिल हो चुकी है तो दूसरी मामले में दाखिल नहीं होती, और ऑलरेडी उसका केस चालू है सुप्रीम कोर्ट के। सबसे पहली बात तो पटना में जो एफआईआर दर्ज हुई है वो लीगली करेक्ट नहीं है, और वो एफआईआर 302 या 306 में नहीं हुई और 420 वगैरह के सेक्शन उसमें लगे हुए हैं, और वो एक धारा जो अभी बता रहे थे आपके आपने सेक्शन देखे नहीं, 306 लगा हुआ इसके अंदर। सीआरपीसी में वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, जुरिसडिक्शन मुंबई पुलिस का है। मुंबई पुलिस अगर पहले एफआईआर दर्ज कर लेती तो बिहार पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ती। पहले करने का आपको मालूम है एफआईआर कब दाखिल होती है? या तो मुझे मालूम है जब 154 गड़बड़ हुई है, या सीआरपीसी में आप पढ़े लिखे, आप तो एडीजी साहब हैं, आप 154 सीआरपीसी में आप साफ लिखा है जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट पुलिस को मिलती है तो उसी वक्त एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। जब उसके घर वाले ये बता रहे डाउट क्रिएट कर रहे हैं तो अब ये बताइए कि एफआईआर दर्ज करने में हर्ज क्या था? अगर वो गलत पाती, अगर ये लगता कि ऑफेंस नहीं हुआ तो उसको कैंसिल कर देते, फाइनल रिपोर्ट लगा देते। उसकी इन्वेस्टिगेशन एफआईआर दर्ज करके करने में क्या दिक्कत थी? इंक्वेस्ट रिपोर्ट ऐसे मामले में, और यही मैं बता दूं आपको कि जब भी कोई केस ऐसा होता है वो इस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन उसकी इन्वेस्टिगेशन अगर फेयरली दिख नहीं रही है आम पब्लिक को तो वो लगता है कि वो फेयरली नहीं हो रही है। हमें फेयर इन्वेस्टिगेशन का मैं मुंबई पुलिस के उसके ऊपर उसकी विश्वसनीयता सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन मुंबई पुलिस ने ऐसा प्रतीत नहीं होने दिया कि मुंबई पुलिस फेयरली इन्वेस्टिगेट कर रही है। यही एक वजह है कि पब्लिक के दिमाग में और उनके घर वालों के दिमाग में ये सारी बात है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक इसीलिए पहुंचा है। बिल्कुल, एलन राज साहब ने जो बातें कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैन साहब जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, बीच बीच में आपकी आवाज कट रही थी, लेकिन ये तो महत्वपूर्ण है ना। मुंबई पुलिस ने अगर ट्रांसपेरेंसी दिखाई होती पूरे मामले पर तो शायद ये मामला इस तरह से आगे नहीं बढ़ता, और आज किसी एक रास्ते पर आगे जांच कर सिर्फ इंसाफ की बात हो रही होती। अभी तो सुई इसी बात पर अटकी हुई है कि जांच पूरे मामले की कौन करेगा, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुंबई पुलिस ने पारदर्शिता नहीं रखी है पूरे मामले पर। पीके जैन साहब कि मुंबई पुलिस को कंप्लेंट आई कब? आप बोलते हैं कि कॉग्निजेबल केस की कंप्लेंट आने के बाद में बंधन कारक है पुलिस के ऊपर एफआईआर दाखिल करना, लेकिन मुंबई पुलिस को कंप्लेंट आई कहां पर? वो कंप्लेंट तो सीधी बिहार चली गई। अगर वो मुंबई में आती तो शायद दाखिल होती यहाँ पे। आज मोर देन 50 दिन से ज्यादा हो गए, 2 महीने होने वाले हो रहे हैं। कंप्लेंट आई तभी तो ये मीडिया में बात सारी उठी है जैन साहब। पहली कंप्लेंट आई तभी तो उठे हैं, कई बार आ चुकी है ये कंप्लेंट। पहली कंप्लेंट राव साहब अगर कंप्लेंट आई नहीं तो मुंबई पुलिस किस चीज की जांच कर रही थी? मुंबई पुलिस पर क्यों अगर एफआईआर पटना में दर्ज हो जाती है तो इतनी हाय तौबा मचाई जाती है मुंबई में? सर फिर ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए? अगर परिवार को भरोसा नहीं है जो कि पीड़ित है, जिसने अपना बेटा अपना भाई खोया है, कम से कम उनके दर्द को तो हम समझे। सर उन्होंने भरोसा कब नहीं दिखाया, उन्होंने तो सीधा जाके कंप्लेंट ही कर दिया। इधर तो एक बार भी बहुत दिनों के बाद कंप्लेंट की थी। ठीक है, लेकिन संजय गुप्ता मैं आपके पास आना चाहूंगी, इसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करते हुए राजीव रंजन जी लौट रही हूँ। संजय गुप्ता जी, आप शिवसेना के समर्थक हैं, इस लिहाज से आप लोगों ने भी तो मामले को अलग ही रंग दे दिया ना कि वो परिवार से बहुत दूर था, परिवार से उसका कोई लेना देना नहीं था। दूसरी तरफ मानसिक रूप से बीमारी, न जाने शिवसेना की ओर से भी और शिवसेना के बड़े नेताओं की ओर से भी पूरे मामले को क्या क्या रंग दिया गया। फिर कैसे भरोसा किया जाए वहां की सरकार पर कि वहां पर जांच निष्पक्ष तरीके से होगी? देखिए, मैं चित्रा त्रिपाठी जी आपको ये कहना चाहूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत जी एक नॉन पॉलिटिकल पर्सन थे। उनसे किसी को भी दुश्मनी नहीं थी, किसी भी तरह की उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी कि महाराष्ट्र पुलिस को या महाराष्ट्र सरकार के किसी नेता को उनसे किसी भी तरह का कोई बैर हो, कोई वो। सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ बिहार के नहीं पूरे देश के बेटे हैं, और हर कोई उनकी सच्चाई को जानना चाहता है कि उनकी मौत जो आकस्मिक हुई वो किस तरह से हुई।
ठीक इसी तरह से मुंबई में क्योंकि ये दुर्घटना हुई तो मुंबई पुलिस का पहला अधिकार बनता है। फिर दूसरा भी एल एन राव साहब ने एक बात कही कि कॉग्निजेंस ऑफेंसेस होंगे तो एफआईआर दर्ज होती है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो उनके ऊपर ऑफेंस लगे, जिन के ऊपर लगे ऑफेंसेस, वो ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंसेस लगे जो भी मुंबई में अभी तक आए कि फिल्मों से निकाल दिया या उनके कैरियर को ऐसे करने की कोशिश की गई या जादू टोना करके उनको अपने कब्जे में कर लिया गया। ये जो है ये नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंसेस हैं। और कंप्लेंट करने की बात ये है कि जो नवंबर में उनके पिताजी ने जो बात की थी, एक तो वो आए नहीं थे ना उन्होंने कोई लिखित में कंप्लेंट दी थी, और फरवरी में भी जो मुझे ऐसा लगता है दलीलों के जरिए जो खुद एक आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने भी लिखित में कंप्लेंट नहीं दी कहने के बावजूद भी। राजीव रंजन जी आप जो है बीच में मत बोला कीजिए आप। बड़ा चेहरा नहीं, वो दरअसल एक जेन्युइन सवाल उठा रहे हैं संजय गुप्ता जी। देखिए, आपके भी नेताओं की ओर से पूरे मामले में इंसाफ की बात कम, राजनीति ज्यादा की गई, राजनीति ज्यादा की गई। अगर मान लीजिए एक लड़का जो मुंबई में अपने ख्वाबों के साथ पहुंचता है और उसके बाद इस तरह का मामला सामने आता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है सरकार होने के नाते कि आप भरोसा दिलाएं उसके परिवार को। और आप लोग कहेंगे कि नहीं, परिवार से तो संपर्क ही नहीं था जी, वो मानसिक रूप से बीमार था, उसका तो इलाज चल रहा था। आप लोगों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरे स्टेटस को छोड़ दीजिए आप इसको छोड़ दीजिए आप कि मैं क्या हूं क्या नहीं, उसको छोड़ दीजिए आप। जो काम इस पूरे प्रकरण में किया, जैसे आपका तो कोई भी मतलब नहीं था किसी भी तरह से। शिवसेना के नेताओं की क्या शुरू की है मजबूरियां, बिहार का क्या मतलब था? संजय बिहार का किसी भी संवैधानिक तरीके से मतलब नहीं है। बिहार का मतलब तब आया ना जब राजनीति शुरू हो गई, रद्द होगी। और आप जिस तरह के दलील आपकी पेटिशन रद्द होगी, भले ही माननीय उच्चतम न्यायालय सीबीआई जांच की इंक्वायरी के लिए ऑर्डर कर दे, लेकिन बिहार की एप्लीकेशन, बिहार का मुद्दा तो बिल्कुल 100% रद्द होगा। चलो ठीक है, मैं सुनील चंद्र जी को बीच में लाना चाहूंगी। होगी तू मैं नहीं फंसते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि कम से कम इतना गंभीर ये मामला है, इतने दिन हो चुके हैं, इंसाफ की बात की जाए, मामले की जांच चाहे जो भी करे, परिवार को सच पता चले, देश के सामने सच आए और इंसाफ की बात ज्यादा हो, तो मुझे लगता है कि एक सार्थक बहस के तौर पर हम आगे बढ़ पाएंगे। सुमित चंद्र जी, लेकिन आपके पास आते हुए, दरअसल देखिए, अगर रिया चक्रवर्ती को बिहार में भरोसा नहीं है तो परिवार वालों को मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो मामला तो यही अटका हुआ है ना। एक दूसरे में भरोसे की इतनी ज्यादा कमी है कि मामला एक ही जगह पर खड़ा है और उसकी सुई आगे नहीं बढ़ रही है। जी देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं। एक है सत्य, जिसके ऊपर डिस्कशन चल रही है, जो इंक्वायरी के बाद पता चलेगी। एक है तथ्य। तो पहले तथ्य से शुरू करते हैं कि हमारे पास आज की डेट में फैक्ट्स क्या है। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र पुलिस ने एक एफिडेविट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने आज तक एफआईआर इसलिए नहीं करी है क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। हम लोग इन्वेस्टिगेशन में हमने 56 लोगों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करी है। महाराष्ट्र पुलिस ये कहने की कोशिश कर रही थी हम 174 के अंदर हम लोग सुसाइड का इंक्वायरी कर रहे हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने एक केस है कंसराज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट में उसने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जहां पे भी सुसाइड के केस में अगर पुलिस को कोई भी अबनॉर्मल सर्कमस्टांस नजर आती है या बॉडी के ऊपर कोई भी साइन ऑफ इंजरी नजर आती है, तो ये मैंडेटरी है पुलिस के लिए कि वो एफआईआर लॉन्च करे। बिल्कुल। अब 2 महीनों तक, जबकि ये फोटोज देख के कई एनालिसिस हुए हैं, कई मीडिया वालों ने भी इसको एनालिसिस किया है, आम जनता समझ गई है कि हाँ ये अबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस भी हैं और साइंस ऑफ इंजरी भी है बॉडी पे मिली हुई, फिर भी महाराष्ट्र पुलिस ने इस पे एफआईआर नहीं लॉन्च करी। अब ये क्यों किया, वो महाराष्ट्र पुलिस जवाब नहीं दे पा रही। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल है कि सीबीआई इंक्वायरी जांच इसमें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जो कि बहुत स्पष्ट है, क्लियर है, और इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी ही होगी। सीबीआई इंक्वायरी होनी ही होगी, मतलब अभी तक, और जांच उस दिशा में आगे सीबीआई, ईडी ने भी कई लोगों से पूरे मामले में पूछताछ की है। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन जारी है और 50 से ज्यादा लोगों से मुंबई पुलिस ने भी पूछताछ कर ली है, जैसा कि जानकारी कोर्ट के भीतर दी गई है। लेकिन इन पूरे मामले पर आपको बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है सुशांत की, उसमें टाइमिंग का जिक्र नहीं है कि किस समय उनकी जान गई, मौत हुई। इसको लेकर सुशांत के परिवार के जो वकील हैं, उनकी ओर से कई आरोप लगाए गए हैं। विकास सिंह को सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। एक जो बहुत ही बड़ी जो एक कमी आ रही है मेरे को इस सारे मामले में, कि अगर आप सुशांत सिंह राजपूत का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे को देखने को मिला, हालांकि उन्होंने ऑफिशियली अभी तक शेयर नहीं किया है, लेकिन जो मेरे को देखने को मिला उसमें टाइम ऑफ डेथ नहीं है। और टाइम ऑफ डेथ बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि उनको मार के लटकाया गया या लटक के मरे, ये टाइम ऑफ डेथ से क्लियर होता है।
अगर टाइम ऑफ डेथ ही अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है तो ये स्पष्ट रूप से कहना कि ये लटक के मरे, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लटकने के बाद तो मरने में 2-4 मिनट ही लगते हैं। लेकिन अगर वो मर गए थे, मान लीजिए रात को पहले ही मार दिया गया था और उसके बाद लटकाया गया है, तो टाइम ऑफ डेथ अगर आता तो उससे बड़ा स्पष्ट होता। तो ये सारे सवाल जो है मुंबई पुलिस को जवाब देना पड़ेगा, कूपर हॉस्पिटल को भी जवाब देना पड़ेगा। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। आखिर टाइमिंग का जिक्र क्यों नहीं किया गया है? पीके जैन साहब, मैं आपके पास आऊंगी। संजय जी, आप भी हाथ उठा रहे हैं, लेकिन एल एन राव साहब, कितना महत्वपूर्ण होता है ये? मैं इसके बारे में आपसे जानकारी चाहती हूँ। देखिए, जो वकील साहब ने अभी टाइम ऑफ डेथ का कहा, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन होता है और होना चाहिए, और ये अभी पता भी लग जाना चाहिए कब हुआ है। लेकिन ये बहुत ज्यादा फ्रिक्शन ऑफ टाइम, इतना ज्यादा, देखो टाइम ऑफ डेथ जो डॉक्टर देता है ना, वो इन बिटवीन देता है, एग्जैक्ट टाइम नहीं देगा कि ये 9 बजे हुआ है या 9:30 बजे हुआ है या 9:15 बजे, वो कहेगा बिटवीन इतने आवर्स वो देंगे। पोस्टमार्टम करने से पहले कितने घंटे पहले डेथ हुई है, कितने घंटे पहले, तो ये मैं मानूं, ये मैं कहना कि वो मार के लटकाने के बाद या लटक के मरा है, उससे टाइम ऑफ डेथ से बहुत ज्यादा फायदा या नुकसान नहीं होने वाला है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, इंजरीज कैसी हैं, क्या वो इंजरीज जो हैं वो सुसाइडल हैं या नहीं है। एक इसमें मैं बता दूं, जिस प्रकार से कह रहे हैं कि लिगेचर मार्क है, लिगेचर मार्क ऐसे जो सीधा जाता है ना, ऊपर लटकता है, वो होता है। लेकिन वो अगर लिगेचर मार्क कोई जानबूझ के करना चाहे तो 2 आदमी अगर किसी आदमी को पकड़कर बेल्ट लगाकर उसको ऐसे खींच लेंगे ऊपर, तो वो लिगेचर मार्क ऐसा आएगा जैसे सुसाइड ही है। लेकिन वो पोस्टमार्टम में पता लग जाएगा। उसमें पोस्टमार्टम में और भी कई लक्षण होते हैं सुसाइड के और होमिसाइड के, तो वो डॉक्टर्स अपने आप बता सकते हैं। सारी बातें बताने की, ये बात पोस्टमार्टम को डिटेल में देखने के बाद, उसको एनालिसिस करने के बाद इसके पता। लेकिन मान लीजिए अगर पूरे मामले को जो हैंडल कर रहे हैं वकील, वो इस बारे में जानना चाहते हैं और मुंबई पुलिस जानकारी मुहैया नहीं कराती है, पीके जैन साहब, तो मुंबई पुलिस सवालों में कैसे नहीं खड़ी होगी? देखिए, मुंबई पुलिस किसी को जानकारी मुहैया करवाने के लिए बाध्य नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट अगर वो चाहे तो वहां से वो ऑफिशियल कॉपीज ले सकते हैं। लेकिन जांच में क्या चल रहा है, क्या उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, उनके पास में क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी को भी बताने के लिए बाध्य नहीं है। कोर्ट भी सिर्फ उनकी केस डायरी बुलवा के या केस पेपर मंगवा के सिर्फ प्रीव्यूज कर सकता है। इसलिए ये उनके वकील ने भी बड़ा स्पष्ट बोला है कि मेरे पास में कोई ऑफिशियल कॉपी नहीं है, मैंने जो देखी है उसके ऊपर इस तरह से था। और यहाँ पे जो सुमित चंद्रा साहब ने बोला, मैं उनकी बात से पहले बात से सहमत हूँ कि पोस्टमार्टम जो है ऑफेंस कब दाखिल होना चाहिए। लेकिन जो दूसरा उन्होंने भाग बोला कि जो बहुत सारी व्हाट्सएप के ऊपर फोटोज चल रही हैं, उनके ऊपर इंजरीज दिखाई दे रही है, उनको गले में जो नॉट थी वो किस तरह से लगी है, उसके बारे में वो चीजें किसी को भी मालूम नहीं है। वो सिर्फ सुनी सुनाई बात कर रहे हैं। ऑथेंटिक जानकारी किसी भी व्यक्ति के पास में किसी भी चैनल पे नहीं है। ये जानकारी सिर्फ मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसके सीनियर ऑफिसर्स, होम मिनिस्टर, मे बी चीफ मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा मुझे मालूम नहीं कि किसी और के पास में ये जानकारी होगी। सर, यही तो बिहार पुलिस कह रही थी कि हमारे इतने सारे वहां पर पुलिसकर्मी पहुंचे, हमारा एक ऑफिसर पहुंचा जिसको क्वारंटीन वहां पर कर लिया जाता है। आखिर सहयोग करके दोनों ही राज्यों की पुलिस आगे क्यों नहीं बढ़ी? एक बार हाथ उठा रहे हैं इस वक्त संजय गुप्ता जी, जल्दी से बताइए सर। देखिए, यही सारी जो कमियां है ना, वही तो सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है इस वक्त मुंबई और सरकार को। देखिए, एक ग्रुप इस तरह का है जो सीबीआई जांच करवाने के लिए किसी भी तरह के आरोप बिना आधार के लगाए जा रहे हैं। जैसे विकास सिंह जी ने भी जो स्टेटमेंट दी, एक तरफ तो वो कहते हैं कि मैंने उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखा, दूसरी तरफ कहता है मेरे पास ऑफिशियल तौर पे नहीं आई है। मतलब ऐसा कभी हो सकता है कि किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर टाइम ना हो, डेथ ऑफ टाइम ना हो? ऐसा कैसे हो जाएगा? मतलब इस तरह की बात कह देना और फिर ये कहना मेरे पास ऑफिशियल तौर पे नहीं आई है, ये अगर वो बोल रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि बस उनको मीडिया में सामने आना है इसलिए उन्होंने बोल दिया। ऐसा तो बिल्कुल किया नहीं होगा संजय जी। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट अपने आप में कंप्लीट नहीं है। उनको ऑफिशियल कॉपी देखने के बाद अपनी स्टेटमेंट देनी चाहिए। इतनी जल्दी क्या स्टेटमेंट देने की? ऑफिशियल कॉपी देखने के बाद दे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा हुआ है, देखिए एक सेकेंड, इस पूरे मामले में 2 पक्ष हैं। एक सुशांत का परिवार जो लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है, दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती जिसके ऊपर परिवार ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल निकलेंगे, ठीक है सर, लेकिन सवाल यह है ना कि रिया चक्रवर्ती ने भी पूरे मामले में बहुत दिनों तक सहयोग नहीं किया था और मुंबई पुलिस से बिहार पुलिस ने जब जांच में सहयोग मांगा तो मुंबई पुलिस ने किस तरह का बर्ताव किया था बिहार पुलिस के साथ, ये हम सब ने देखा है, ये हम सब ने देखा है सर।
और कम से कम 2 राज्यों की पुलिस को आपस में मिलकर ऐसा उदाहरण कतई प्रस्तुत नहीं करना चाहिए इस देश में। ऐसा नहीं है चित्रा त्रिपाठी न्याय जी, प्राथमिकता हो, संजय गुप्ता जी, न्याय प्राथमिकता हो, इंसाफ प्राथमिकता हो। वो किसी का बेटा था, संविधान में ऐसा नहीं है वो 4 बहनों का इकलौता भाई था, वो 4 बहनों का इकलौता भाई था। हम निष्पक्ष तरीके से जांच की बात क्यों नहीं करते हैं? हम क्षेत्राधिकार, किसी की मौत पर हम क्षेत्राधिकार की बात कर रहे हैं कि जांच कौन करे, जांच कौन नहीं करे, हम क्यों नहीं जांच? एक सेकंड सर, पीके जैन साहब ने ये बात कही कि बाध्य नहीं है मुंबई पुलिस, लेकिन मुंबई पुलिस संवेदनशील तो है कि अगर परिवार पूरे मामले में निष्पक्षता चाहता है तो उसके सामने वो सारी तस्वीर रखे। अगर आप नहीं रखेंगे तो मुंबई पुलिस के ऊपर कैसे भरोसा करेगा परिवार? और जब वो भरोसा नहीं कर रहा है तो आप लोग परिवार के ऊपर आरोप लगाते हुए बोलते हैं कि सुशांत के परिवार से अच्छे संबंध नहीं थे। उनको गलत बात है। सुमित चंद्रा राजनीति कर रहे हैं। सुमित चंद्रा जी, जल्दी से उसके बाद सुमित वर्मा जी में आपके पास सहानुभूति है, ठीक है सरकार को भी सहानुभूति है। कोई भी ऐसा नहीं है जिनको सुशांत सिंह जी के परिवार सर पूरे मामले में संवेदनशीलता की कमी दिखी है। अगर वो कमी नहीं रहती तो मामला आज यहाँ पर आकर खड़ा नहीं होता। सुमित चंद्रा जी, सुमित चंद्रा जी, ठीक है सर, लौट रही हूँ मैं आपके पास। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन किसी को बता नहीं सकते और आप मीडिया के माध्यम से सब जानना चाहते हैं। दिक्कत ये है, जहां तक मैं नहीं, परिवार जानना चाहता है जिसने अपना बेटा खोया है। ठीक है सुमित चंद्रा जी। जी देखिए, इस पे एक चीज स्पष्ट है। हेलो, सॉरी चित्रा जी। जी जी, इस पे एक चीज स्पष्ट है कि पुलिस ने, महाराष्ट्र पुलिस ने 2 महीने के बाद भी एफआईआर नहीं करी है। जो जैन साहब कह रहे थे, मैं उनकी बात पे थोड़ा सा, अरे एक बार उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद आप आइएगा। 2 बार इसी बात को कह चुके हैं। राजीव रंजन जी उस टाइम भी मेरे बीच में बोल पड़े थे। एडीआर एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट वहां दाखिल की जाती है जहां सरकारें किसी की मौत पर भेदभाव नहीं करती हैं। संजय गुप्ता जी, उनके नाम के नीचे वकील लिखा हुआ है। सरकारों को इसलिए चुना जाता है ताकि वो न्याय दिला पाए, और एक परिवार जिसने अपना बेटा खोया हो, कम से कम इतनी संवेदनशीलता आप दिखाइए। हो गई आपकी बात, सुमित चंद्रा की बात सुनिए, उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। सुमित चंद्रा जी जल्दी से बोलिए, फिर सुमित वर्मा जी के पास में जाऊंगी। सुमित चंद्रा जी, जजमेंट पढ़नी चाहिए कंसराज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की सुप्रीम कोर्ट में, और यहाँ पे तो बहुत ही क्लियर है। एक तो अननेचुरल डेथ है, कोई इस पे डिनायल नहीं है। अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस पे हैं। 2 महीनों की इन्वेस्टिगेशन में महाराष्ट्र पुलिस को अभी तक ये अब नॉर्मल सर्कमस्टांस नहीं लगा, या उनको पूरे बॉडी में कोई साइन ऑफ इंजरी में 3 साल लगे थे सीबीआई को अपनी चार्जशीट फाइल करने में। इन्वेस्टिगेशन का कोई पीरियड संविधान में, अरे पुराने केस का उदाहरण देते हुए, मतलब अगर कोई नया केस ट्रांसपेरेंट तरीके से उस मामले में जांच हो तो आप वो भी नहीं चाहते हैं क्या? कैसी बातें आप कर रहे हैं? कैसी बातें संजय गुप्ता जी आप कर रहे हैं? एक बार उनकी बात तो कंप्लीट हो जाए। मुझे आप ये बताइए, एक बार सुमित चंद्रा की बात तो सुन लीजिए, फिर अपनी प्रतिक्रिया देते रहिएगा सर प्लीज। मुझे इनसे एक सवाल ये चाहिए। हाँ पूछ लीजिए, सवाल पूछ लीजिए, फिर चुप रहिएगा। फाइनल इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करना चाहेगी, या इस केस की तह तक क्यों नहीं जाना चाहेगी? ये जिस तरह से मुंबई पुलिस पर सवाल उठाते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि मुंबई पुलिस को ऐसी क्या दुश्मनी है सुशांत सिंह से कि मुंबई पुलिस उस केस को फाइनल नहीं करना चाहेगी? सुमित चंद्रा जी बताइए, वो पूछ रहे हैं कि मुंबई पुलिस से क्या दुश्मनी है? बीच में पहले बोल चुके थे। ठीक है, अब सुन लीजिए सुमित चंद्रा जी, मुंबई पुलिस से क्या दुश्मनी है? देखिए, मुंबई पुलिस को इन्वेस्टिगेशन से कोई मना नहीं कर रहा है, बट मुंबई पुलिस ने एफआईआर लॉन्च करने के बाद भी वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। मगर इस केस में मुंबई पुलिस ने एफआईआर नहीं लॉन्च करी है अभी तक। क्यों? क्योंकि एफआईआर करने के बाद उनको अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट के सामने देनी पड़ती, जुडिशियल स्क्रूटनी होती। उसको अवॉइड करने के लिए जो लग रहा है मुझे, इन्वेस्टिगेशन बिना एफआईआर के करे जा रहे हैं, वो गलत। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। और इसी सवाल के साथ मैं सीधे आपका सुमित वर्मा जी रुक करना चाहूंगी, क्योंकि रिया का पक्ष आप रख रहे हैं। मुंबई पुलिस इसी वजह से उसने एफआईआर नहीं की क्या? मेरा ये कथन है, मैं सिर्फ कानूनी दृष्टिकोण दे दूं अपना। मेरा यह कथन है कि मुंबई प्रोब की जो डिटेल्ड रिपोर्ट है वो सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल कर दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय उसकी समीक्षा करेगी कि क्या उसमें कोई कमी है। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कमी पाई तो वो मुंबई पुलिस को प्रताड़ भी सकती है, डांट लगा सकती है। लेकिन अभी ये मामला केवल सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। हम में से किसी को नहीं पता मुंबई प्रोब में क्या कमी है या क्या सही है। सर्वोच्च न्यायालय का ही ये दायित्व है कि वो ही देख सकती है कि उसमें कमी है या नहीं। दूसरी बात, इस केस के अंदर मुंबई पुलिस 174 सीआरपीसी की कार्रवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने 56 विटनेसेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी थी। हो सकता है कि आने वाले कल में वो एफआईआर भी रजिस्टर करती है, लेकिन पहले ही परिवार ने कंप्लेंट दाखिल कर दी पटना में, जिसके कारण एफआईआर हो गई। कितने दिनों तक इंतजार करते, दूसरी एफआईआर, कितने दिनों तक मुंबई पुलिस का चेहरा देखते, दूसरी एफआईआर नहीं हो सकती।
दूसरी एफआईआर नहीं हो सकती, लेकिन कितने दिनों तक उन लोगों ने लंबा इंतजार किया इस पूरे मामले पर सुमित वर्मा जी? और दूसरी जिस महिला का पक्ष रखने के लिए इस वक्त आप स्क्रीन पर हैं, उनकी ओर से आरोप लगाए गए थे कि सुशांत का परिवार के साथ अच्छा संबंध नहीं था। 4 बहनों के साथ ये वीडियो हम दिखा रहे हैं और पूजा पाठ का वीडियो 2019 का सामने आया। ऐसे न जाने कितने वीडियोस हैं। हम एक शख्स को बार बार ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि दरअसल वो मानसिक रूप से बीमार था, परिवार के साथ उसका कोई संबंध नहीं था, जो थे सारी चीजें हम ही करते थे, हमें उसका ख्याल रखते थे। ये सारी बातें आखिर क्यों साबित करने की कोशिश की जा रही है? सुमित वर्मा जी, जी अगर आप एफआईआर ठीक से जरा पढ़ लेंगे जो पटना में दाखिल की गई थी, जो परिवार ने कंप्लेंट दी थी, सर आपको ऐसा कैसे लग रहा है कि बिना पढ़े मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ? सुमित वर्मा जी, रिया के खिलाफ ये आरोप लगाए गए थे, जिस दिन फाइल की गई थी उसी दिन पूरा पढ़ लिया था, आरोप लगाए गए थे कि रिया उनको धमका रही थी। हाँ, जो कंप्लेंट परिवार ने दी थी पटना में वो ये थी कि रिया सुशांत को धमकाती थी कि अगर आपने कुर्ग गए फार्मिंग करने के लिए तो मैं सार्वजनिक कर दूंगी कि आपका मेंटल इलाज हो रहा है और आपके मैं कागज सार्वजनिक कर दूंगी जिससे आपकी इमेज को क्षति पहुंचेगी। इस कारण सुशांत पर प्रेशर था, ये परिवार की कंप्लेंट है। तो इसलिए ये तो अभी सब अनुसंधान का विषय है कि इसमें ये कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। इस पर तो एक विस्तृत अन्वेषण होना चाहिए कि क्या सच में यही कारण था या कोई और कारण था। सुसाइड अगर उन्होंने करा है तो उसके पीछे, और जहां तक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का सवाल है पलट कर रख दिया। बहुत सारे कारण बताए गए हैं उसमें से एक कारण ये भी है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। ये मेजर कारण ये था, बाकी भी थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और एक और बात बता दूं मैं आपको, जो मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट है, क्योंकि जो आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, उसके अंदर यह कहा गया है कि कॉज ऑफ डेथ इज एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग। ये भी बात दुरुस्त है कि जहां तक अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं है, ये केवल सुप्रीम कोर्ट में सबमिट है, हम में से किसी ने नहीं देखी। तो टाइम ऑफ डेथ है या नहीं है ये कहना बड़ा गलत होगा कि नहीं है, क्योंकि हमेशा एक टाइम ऑफ डेथ का कॉलम होता है, उसमें अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ डेथ तो होनी ही होती है। किंतु जैसे कि राव साहब ने भी बोला, बिल्कुल सही बोला कि टाइम ऑफ डेथ इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये सुसाइडल है या मर्डर है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि एंटीमोर्टम है या पोस्टमार्टम है। अगर ये मर्डर होता तो कॉज ऑफ डेथ होता एस्फिक्सिया ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन, ड्यू टू हैंगिंग नहीं होता। उसमें यह भी लिखा होता कि हैंगिंग इज पोस्टमार्टम। इस केस में ऐसा नहीं लिखा। इस केस में स्पष्ट रूप से लिखा है कॉज ऑफ डेथ इज हैंगिंग ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन, जो कि सुसाइड और आत्महत्या की तरफ दर्शाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये और भी फर्दर अनुसंधान का विषय है। तभी तो मुंबई पुलिस ने अभी अपनी 174 की जांच कंप्लीट नहीं की थी और गवाहों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी थी, ये देखने के लिए अगर ये आत्महत्या है तो इसमें किसी ने 2 महीने अगर होने जा रहे हैं और कुछ भी एक ठोस बात तक मुंबई पुलिस नहीं पहुंची है, तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि मुंबई पुलिस वास्तव में न्याय दिलाना चाहती है सुशांत सिंह राजपूत को, या वो अपनी ताकत दिखाना चाहती है कि देखिए बिहार पुलिस के आगे हमारी हैसियत कितनी मजबूत है। सर, पूरे मामले में सबसे ज्यादा जो निकलकर सामने आया है वो तो यही है। मुंबई पुलिस के ऊपर कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि अगर एक राज्य की पुलिस आपके वहां जाकर आपसे सहायता चाहती है, अगर परिवार चाहता है कि पटना पुलिस पूरे मामले की जांच करे, तो आपने किस तरह का बर्ताव किया? क्या ये प्रोफेशनल पुलिस को शोभा देता है, जिसके लिए बार बार आप लोग उदाहरण देते हैं मुंबई पुलिस को लेकर? पुलिस आपस में लड़ेगी तो वो न्याय कैसे दिलाएगी लोगों को? बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा मैं। ये जो बात आप बार बार कह रही है, आप सही क्वारंटाइन करने वाली जो मुद्दा था उसको हम में से कोई सपोर्ट नहीं करेगा, तभी तो सुप्रीम कोर्ट की अब निर्णय लेगा। पुलिस तो क्या पता रिया चक्रवर्ती जी को ले जाकर के वहां काउंटर करने के लिए ले जाना चाहती हो। संजय गुप्ता जी, नहीं है कि मतलब इतनी हल्की बातें आप कैसे कह सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती को उठाकर ले जाकर एनकाउंटर, मतलब इससे हल्की बात और क्या हो सकती है? प्लीज इतनी हल्की बात मत कीजिए प्लीज सर, प्लीज सर। चित्रा त्रिपाठी जी, संविधान में कि दूसरी स्टेट की पुलिस संजय गुप्ता जी प्लीज दुर्घटना घटी हो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं जा सकती। एलन राज संविधान में ठीक है। आपने जो सवाल उठाया राजीव रंजन जी से मैं जवाब ले लूंगी कि क्या ऐसा भी कर सकती थी बिहार पुलिस, लेकिन उसके पहले एलन राव साहब आपको जोड़ना चाह रहे हैं। जी चित्रा जी, मैं बड़ा संवेदनशील ये मामला है, इसको हमें ये इन सब बातों को इधर उधर की बातों को ना करके हमें सच्चाई पे जानने की कोशिश करनी चाहिए। जैसा आपने कहा कि बिहार पुलिस भले ही वो गलत एफआईआर दर्ज के गई या वैसे गई, कोई भी पुलिस किसी दूसरी पुलिस के पास जाती है तो उनका
सम्मान करना, उनके साथ व्यवहार ठीक करना, ये उस पुलिस का अधिकार, वो उसकी जिम्मेवारी है जिस पुलिस के पास जाती है। वहां पर जाके उनको कोऑपरेट करना चाहिए था, उनको क्वारंटाइन करने के बजाय इसी से लग रहा था। मैं मुंबई पुलिस की मैं वास्तव उसके ऊपर मैं फिर भी बट यहाँ पर ये जो आम पब्लिक अरे संजय गुप्ता जी एक सेकंड, एलन राव कि मुंबई पुलिस ने बिहार एक बार संजय गुप्ता जी उनकी बात सुनिए, महत्वपूर्ण बातें वो बता रहे हैं। इसी से लोगों को डाउट हुआ कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, उनका क्या मतलब है कि क्यों ये सब चीजें। संजय गुप्ता जी, माना कि आप शिवसेना का पक्ष यहाँ पर बखूबी रख रहे हैं, आप समर्थक हैं, लेकिन एक बार दूसरों को भी सुनने, थोड़ा धैर्य दिखाइए, की बात करिए, थोड़ा शांत हो जाइए। ये बात भी सही है। एक बार सर हमारे साथ इतने सीनियर अधिकारी पुलिस के बैठे हुए हैं, एक बार सुन लेते हैं उनको, फिर बोलिएगा संजय गुप्ता जी। इन्वेस्टिगेशन को पब्लिक नहीं करना चाहिए, ये बात भी मैं मानता हूँ, लेकिन एक पुलिस जा रही है उसको अपने आप में। संजय गुप्ता जी, अगर आप दोबारा बोलेंगे तो मैं आपकी आवाज डाउन करवा दूंगी, प्लीज। एलन राव साहब अपना पक्ष रखिए, फिर मैं पीके जैन जी के पास आऊंगी। मैं चित्रा जी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई पुलिस जाती है तो पुलिस को पुलिस बताने में क्या हर्ज है। मैं ठीक है, जैन साहब ने कहा कि सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन डाइवर्स नहीं की जा सकती, पब्लिक नहीं की जा सकती, वो मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन जो मेन चीजें जो बता रहे हैं, कम से कम जो फैमिली की जो ग्रीवांसेस है उनको तो सेटिस्फाई करना, क्योंकि पुलिस जो है वो पब्लिक के लिए है, पब्लिक है जिसमें विक्टिम है सुशांत का परिवार। अगर सुशांत के परिवार कुछ बात पूछना चाह रहे हैं तो पुलिस की ड्यूटी है उनको बताकर उनको सेटिस्फाई करना। ये कोई पब्लिक को नहीं बता रहे, उनको जब नहीं बताया तब उन्होंने जाके बिहार में पुलिस में एफआईआर दर्ज किया इतने दिनों के बाद, और ये इनिशियली अगर ये एफआईआर दर्ज कर देते तो ये सारा मामला इतनी डिबेट में नहीं होती और ना इतना ये। सर माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है, इस वक्त एक दुखद खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर मंत्री चेतन चौहान का निधन हो गया है। पूर्व क्रिकेटर और यूपी सरकार में मंत्री चेतन चौहान हमारे बीच नहीं रहे। विक्रांत गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, कोरोना से संक्रमित थे, मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था और शाम 4:30 बजे उनका निधन हो गया। विक्रांत, कल से ही उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई। कल सुबह उनकी किडनीज ने जवाब दे दिया था, तो मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया था और उनको वेंटिलेटर पर डाला गया था। शाम को बताया गया कि थोड़ी सी उनकी जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ी बदली गई थी और उन्होंने थोड़ा रिस्पॉन्ड किया। बल्कि आज दोपहर को सुबह आज जो उनके परिवार के लोग हैं उनको ये बताया गया कि हल्का सा उनकी जो तबीयत है बेहतर हुई, लेकिन कमजोरी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। एक फंगल इन्फेक्शन हो चुका था और वो फिर सेप्टिक हो गए। बस आप ये मान लीजिए कि कल से ही लग रहा था कि अब तबीयत उनकी इतनी खराब है कि दुआओं की जरूरत है, लेकिन दोपहर को ये तय कर लिया गया कि बस अब और ज्यादा शायद उनमें सांसें नहीं बची हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा, मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में अब से तकरीबन 1 घंटा पहले उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है। कोरोना से संक्रमित थे, उनकी सेहत में किसी भी तरह का सुधार नहीं देखा जा रहा था। विक्रांत, चित्रा, इसमें 2 बातें हैं। इनको कोरोना हुआ था पिछले महीने, मतलब आज से तकरीबन 1 महीना पहले, और वो लखनऊ में ही एडमिट रहे। उसके बाद जब थोड़ी सी उनकी तबीयत बिगड़ी तो फिर पिछले हफ्ते वो मेदांता गुड़गांव उनको लेकर आया गया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनका जो कोरोना उनकी जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आ गई। ये बड़ा दिलचस्प है कि 4-5 दिन पहले उनकी जो कोरोना रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आ गई थी, लेकिन कोई फंगल इन्फेक्शन ऐसा हो गया था कि उससे, जैसे मैंने कहा, सेप्टिक हो गया। फिर उनका बीपी अचानक से गिर गया, उनकी किडनीज ने जवाब दे दिया और फिर उसके साथ साथ मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया। शायद वाकई में कोरोना नेगेटिव वो बाद में हो गए थे, लेकिन शायद शरीर अंदर से इतना खराब हो चुका था, जैसे मैंने कहा कि एक बीमारी और उसके बाद 4 और बीमारियां उसके साथ जुड़ती रही। जो क्रिकेट जगत है, अभी मैंने सुनील गावस्कर जी को बताया, काफी वो भी उन्होंने कहा कि निराश है। कल से उनको अंदाजा था, उन्होंने मुझे कल भी बार बार पूछा था कि उनका क्या हाल है। उनके ओपनिंग पार्टनर थे चेतन जी, एक बड़ी शख्सियत थे, एक बड़ी शख्सियत थे क्रिकेट के मैदान पर एज ओपनिंग बैट्समैन। उसके बाद वो भारत के सिलेक्टर रहे, उसके बाद एक बड़ी सक्सेसफुल भारत की टीम के मैनेजर रहे। बहुत लोगों को याद होगा 2008 कोलकाता टेस्ट मैच जिसमें लक्ष्मण और द्रविड़ की पार्टनरशिप, हरभजन की वो विकेटें, लेकिन उस दौरान वो मैनेजर भी थे। और जब 2007-8 में मंकी गेट हुआ था एंड्रू साइमंड्स और हरभजन सिंह के बीच ऑस्ट्रेलिया में, तब भी वो मैनेजर थे। और जिस तरह से उन्होंने भारत की टीम का पक्ष वहां पर रखा था, काफी उनकी सराहना हुई थी। उसके बाद 2 बार MP रहे, अभी MLA थे, पहले खेल मंत्री थे, दोबारा से मंत्री बने रहे और एक जुझारू इंसान थे। मतलब कल भी जब मैं उनके हाल का पता ले रहा था तो लोग कह रहे थे कि चेतन जी फाइटर हैं और वो इस बीमारी को हरा देंगे। लेकिन फिर वही बात है कि शायद कोरोना को लोग हल्के में ले रहे थे चित्रा जी, और जो लोग जिनकी पब्लिक डीलिंग है
जो पब्लिक सर्विस जिनकी ज्यादा है तो वो एक्सपोज भी थोड़े ज्यादा है। उनकी उम्र 73 साल थी, लेकिन बात वही है कि जब 1 महीना पहले उनको कोरोना हुआ तो मेरी उनसे बात भी हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे कुछ नहीं होगा यार, मैं 2 हफ्ते में आराम से आऊंगा। लेकिन उसके बाद से मेरी उनकी कभी ना मुलाकात होगी और ना ही बात होगी। विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहिए। अक्सर आज तक के जरिए भी अपनी बातें लगातार वो लोगों तक पहुंचाते रहे थे। दिल का दौरा पड़ने से चेतन चौहान का निधन हुआ है। न सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर बल्कि आपको बता दें राजनीति के मैदान पर भी 1991 से 1998 तक वो सांसद रहे, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश में अभी वो थे, सैनिक कल्याण, होमगार्ड्स, प्रांतीय रक्षक दल और नागरिक सुरक्षा मंत्री थे। आपको बता दें कि अर्जुन अवार्डी थे, पूर्व टेस्ट क्रिकेटर रहे। चेतन चौहान हमारे बीच नहीं रहे। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था। अब कहा यह भी जा रहा है विक्रांत कि उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। उनकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई थी और किडनी फेल हो गई, इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा चित्रा, परसों रात को उनकी तबीयत बिगड़ी है, बल्कि बता रहे हैं कि उससे 2-3 दिन पहले तो वो ठीक थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अरे भाई अब मेरी रिपोर्ट नेगेटिव है तो मुझे घर ले चलो, लेकिन उनको कहा गया कि नहीं भी आपकी कमजोरी है, आप यहीं पर रहिए। परसों रात को ये सब हुआ है जब उन्होंने कोशिश की कि इनकी किडनी में डायलिसिस किया जाए। किडनीज में से एक किडनी ने जवाब दिया था दरअसल, लेकिन उनका बीपी एकदम से गिर गया। जब बीपी आपका गिर गया फिर उसके बाद मल्टी ऑर्गन फेलियर एक के बाद एक, ये लाइफ सपोर्ट पे तो कल सुबह डाल दिए गए थे। कल सुबह उनको लाइफ सपोर्ट पर डाल दिया गया था 50%, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता रहा तो फिर पूरा का पूरा उनको मशीन पर रखा गया। मैंने सुना है कि कल शाम को उनकी डायलिसिस भी हुई थी। डायलिसिस इसलिए की गई थी कि अगर हालात थोड़े से बेहतर हों तो आगे चलकर रिस्पॉन्ड बेटर कर पाए। मैंने ये भी पता किया कि क्या इनको प्लेटलेट्स दिए गए, तो बताया गया कि प्लेटलेट्स तो इनको लखनऊ में ही दे दिए गए थे जब ये कोरोना से लड़ रहे थे। तो ये सब चीजें हुई हैं, ये सब चीजें उनके लिए की गई हैं, लेकिन शायद हालात इतने खराब हो चुके थे कि डॉक्टर्स ने कल ही ये परिवार को बता दिया था कि अब वक्त बहुत ज्यादा नहीं, अब वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। और वही हुआ भी। यूपी के मंत्री चेतन चौहान का निधन हो गया। मेदांता अस्पताल में वो भर्ती थे, अब हमारे बीच नहीं रहे। आपको बता दें हालत ज्यादा खराब हो गई थी। किडनी फेल होने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर वो लगातार थे। 73 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। दिल का दौरा पड़ने से चेतन चौहान का निधन हुआ है। अमरोहा की नौगांव सीट से वो विधायक चुने गए थे और उसके बाद फिर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। अब हमारे बीच चेतन चौहान नहीं रहे।